Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So taking up next set of important topics. So firstly हम देख रहे हैं सिकल सेल डिजीज के बारे में. तो अगर हम पिक्चर में देखें तो that's how a normal RBC cell, red blood cell looks like, राउंड शेप्ड. एंड सिकल सेल में आप देख सकते हो सिकल या फिर शेप ऑफ क्रेसेंट आरबीसीज ले लेते हैं. तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है, जो इशू होता है, दैट इज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योरिफाइड ब्लड वी कैन से. सो यहाँ पे चैलेंजेस क्या हमें देखने को मिल रहे हैं इंडिया में. हम डिजीज बर्डन की बात करेंगे स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ सिकल सेल एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल. सो मार्शलाइज्ड कम्युनिटी में सबसे पहला चैलेंज यही है कि बेसिक सर्विसेज, बेसिक फैसिलिटीज, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है. टेस्टिंग सर्विसेज के लिए भी मशीन्स है, जो बेसिक इक्विपमेंट्स है, दे आर नॉट अवेलेबल इन दी फार फ्लंग एरियाज. तो दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस. उसकी वजह से जो सेकेंड चैलेंज इमर्ज होता है वो होता है हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, बिकॉज they have to then travel to far regions in order to get firstly their test done. तो जो travel cost है, like they have to travel, suppose like case study 250 kilometers from their village, एक hospital located था, तो just merely for the testing they had to travel 250 kilometers. तो इसकी वजह से there is high out of pocket expenditure. तो it leads to high expenditure, high cost, जो obviously everyone cannot afford, specifically when we are talking about the marginalized sections. तो इसके अलावा जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वहां पे भी देर इज हाई कॉस्ट बर्डन. सो है वी आर टॉकिंग अबाउट इन डिटेल वही चीज मेंशन्ड है. और सिकल सेल अनीमिया एज अ डिजीज की जब हम बात करते हैं तो इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिजीज है. आरबीसीज का जैसे हमने देखा कि क्रेसेंट या सिकल शेप ले लेते हैं बिकॉज ऑफ जीन म्यूटेशन. तो अदरवाइज आरबीसीज जो हैं दे आर रिजिड इन नेचर एंड दीज आरबीसीज जो क्रेसेंट शेप्ड आरबीसीज हैं ये और रिजिड हो जाते हैं एंड इम्पेयर द सर्कुलेशन. जो बोला कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड में और चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं. तो उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है एंड इट इज अ पेनफुल डिजीज. सो डिजीज बर्डन की जब हम बात कर रहे थे तो इंडिया में वी सी द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिकल सेल डिजीज बर्ड्स फॉलोड बाय लाइक आफ्टर नाइजीरिया एंड कॉन्गो. तो इंडिया इज अ थर्ड प्लेस. So we are having national program for the prevention and management of sickle cell diseases in India. जिसमें we saw कि like 1 crore patients they were screened, people they were screened, and out of that we saw 8 or close to 9% people they tested positive. And also जो sickle cell disease है, this is also a part of the disabilities list जो mentioned है Schedule of Rights of Persons with Disabilities Act 2016 के अंदर. तो 21 specified disabilities है उसमें sickle cell disease forms one of it. तो इन शॉर्ट जो स्टार्टिंग में मेंशन किया व्हाट आर द चैलेंजेस, तो यहाँ पे वो डिटेल में लिखा हुआ है कि लाइक एक्सेस टू ट्रीटमेंट एक मेजर इशू है. एक्सेस टू ट्रीटमेंट बिकॉज अगेन बेसिक सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और जो सर्विसेज अवेलेबल हैं वो सिर्फ टर्शरी हेल्थ केयर, टर्शरी जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स है सिर्फ वहीं अवेलेबल है. तो इसकी वजह से ट्रैवल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है. एंड ट्रीटमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 ट्रीटमेंट सजेस्ट किए गए. वन इज थ्रू ड्रग. तो ड्रग इज दी हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग, बट ये भी सब जगह एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है. तो दिस हाउ वी कैन इंश्योर इज जन औषधि केंद्र जो फार फ्लंग रीजन्स में भी आर सीइंग कि दे आर प्रेजेंट. तो वहां पे द ड्रग कैन बी मेड अवेलेबल एंड उससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ सकती है. Then we can say we can make it a part of we can make this a part of the National Health Mission Essential Medicine List जो है, जैसे COVID-19 में हमने देखा था. तो उससे भी we can say कि जो अवेलेबिलिटी में इशू आ रहे हैं that can be dealt with properly, specifically प्राइमरी हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं. सेकेंड यहाँ पे जो ट्रीटमेंट सजेस्ट किया गया है वो है ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड. तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड भी अगेन एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है जो मार्जिनलाइज सेक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते, फार फ्लंग एरियाज में अवेलेबल नहीं है. हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स जो सफिशिएंट क्वांटिटी, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है. तो इसकी वजह से वी सी सेवरल इश्यूज. एंड थर्ड यहाँ पे सजेस्ट किया गया बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी एक इशू ये आता है कि वी आर नॉट हैविंग इनफ नंबर ऑफ डोनर्स, जो बोन मैरो डोनर्स होते हैं.
तो वहां पे रोल ऑफ नोटो इज इम्पोर्टेंट। इसमें हमने बात करी थी कि ऑर्गन डोनेशन में अवेयरनेस एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हमें नहीं पता कि फर्स्टली इम्पोर्टेंस क्या है एंड देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इवन इफ यू वांट टू गो फॉर ऑर्गन डोनेशन। एंड देर इज वन मोर अगेन ट्रीटमेंट, 4 ट्रीटमेंट्स हैं। तो क्रिस्पर कैस9 जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, सिंस हमने देखा कि ये डिजीज के पीछे जो रीजन है जीन म्यूटेशन हो जाता है, तो क्रिस्पर कैस9 जो भी अगेन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, तो it stands for the clustered regularly interspaced short palindromic repeats. So this can also be used to treat, but यहाँ पे again जो cost है वो बहुत ज्यादा है। बाकी यहाँ पे दूसरी कंट्रीज से कंपेयर किया गया एंड तो क्रिस्पर कैस9 इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी चैलेंजेस ऑफ यूजिंग दिस ट्रीटमेंट इज कि इसको कैसे हम इंश्योर करें कि इट इज बीइंग यूज्ड एथिकली और जो लीगल तरीका है उस पूरे प्रोसेस को ही फॉलो किया जा रहा है इस केस में। तो ऐसा तो नहीं लाइक आपके जीन्स के थ्रू जो इवन आगे जाके इट माइट बी पॉसिबल कि उस डेटा को मिसयूज किया जा सकता है। एंड नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च, दिस इज अगेन स्टेम सेल के केस में और जो जीन एडिटिंग का एस्पेक्ट है, तो देयर इज दिस स्पेसिफिक गाइडलाइंस व्हिच आर देयर। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए जब हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर की बात करते हैं। And equity is one of the aspects जब हम even we are talking about the standard of living, improving the quality of life, so it forms an important part of the society. When we're talking about Philippines, so there are these specific issues between Philippines and China जब हम South China Sea की बात करते हैं, तो here we are seeing कि फिलीपींस के केस में इट बिलीव्स कि उसके जो EEZ जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहाँ वो उस फिलीपींस की राइट्स आर बीइंग वायलेटेड बाय चाइना। एंड सेकेंड इशू वी कैन टॉक अबाउट क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स, तो सिक्योरिटी challenges exist when we're talking about the important sea lanes of communication, so it becomes a hurdle in ensuring the safety of the trade which is happening through the sea route. So यहाँ पे we are seeing कि India supports Philippines sovereignty in this case, and we लाइक और बाकी अगर हम पैसिफिक ओशन कंट्रीज की बात करते हैं तो ओवरऑल इंडो पैसिफिक रीजन बिकम्स इम्पोर्टेंट, एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट देयर इज यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, तो अनक्रॉस। सो हेयर वी टॉकिंग अबाउट जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या एक्सटेंडेड सीज हैं, वहाँ वो जो रूल्स हैं दीज आर बीइंग गिवन बाय अनक्लॉज, so that needs to be followed, जो कि it is believed China does not follows that, so the growing assertiveness of China is an issue। एंड यहाँ पे फिर बात हो रही है कि like since our external affairs minister is on a trip to we can say trip to Philippines, Singapore and Malaysia, so other issues were also discussed. For example, the Myanmar issue which is there, which is again it becomes a security threat when we're talking about Southeast Asia, Ukraine war, and then talking about the non-aligned movement. So non-aligned movement is, it does not mean कि there is a neutral stance. It is कि there is their own independence या sovereignty when it comes to having their own foreign policy. And specifically we are talking about कि नाम जब हम आने वाले टाइम में बात करते हैं तो how its role can change या current challenges के केस में कैसे वो सिंक में हो सकते हैं, तो we can say कि it can become an important platform to again support multilateralism. And when we're talking about taking forward the interest of the southern countries, जैसे हम global south interest की बात करते हैं। इसमें we can add one more thing, that India does not blindly support the global south at all the times. And even with respect to Israel, yesterday, our external affairs minister S. Jaishankar ji have said that Palestinians have been denied their homeland. It was a huge statement yesterday. और तो ये दिखाता है कि in spite of good relationship between India and Israel,
इंडिया टुक अ वेरी प्रिंसिपल स्टैंड। तो अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो rather than blindly following the alliance system of the West, North versus South, East versus West, capitalist versus communist, India always talk about the principal stand. तो यहाँ पर न्यूट्रल स्टैंड नहीं होता है, प्रिंसिपल स्टैंड होता है। राइट। कुछ एक रूल बेस्ड ऑर्डर को वो करने के, ताकि सपोर्ट लॉन्ग कर। टर्म में इंडिया सुटेबल लीडरशिप रोल प्ले कर सके। Okay, when we talk about employment scenario, तो firstly international जो important body है, international labor organization is there. So कल भी हमने PTQ में इस aspect को cover किया था। तो एक ट्रेंड जो यहाँ पे दे रखा है, फर्स्टली ग्राफ में अगर हम देखें तो ये दिखा रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फ्रॉम लाइक इट इज बिटवीन 2000 सो 2022 तक। तो हर केस में आप देख सकते हो व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट फॉर मेन वुमेन रूरल अर्बन एरियाज, हर केस में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन बिटवीन 2019 एंड 2022। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। एंड सेकेंडली हम देख रहे हैं कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, सेकेंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, एंड थर्ड फैक्टर इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो जब हम इसके ट्रेंड को देखते हैं बिटवीन द टाइम पीरियड 2000 से लेके 2018 तक, तो इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो डिटरेट हो रही थी। और 2018 के बाद और अगर हम देखते हैं अप टिल 2022 तो देयर परफॉर्मेंस हैव इंक्रीज्ड। तो कल भी पीटीक्यू में हमने ये क्वेश्चन कंपेयर मतलब देखा था लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लास्ट 5 ईयर्स में इंक्रीज हुआ है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी इंक्रीज हुआ है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ है इन लास्ट 5 ईयर्स। तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आउट ऑफ दिस आर्टिकल। थर्डली अगर हम देखते हैं तो थर्डली यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है इंडिया में, देयर पॉपुलेशन और देयर नंबर हैज ऑलमोस्ट डबल्ड फ्रॉम 35% विच वाज इन 2000 टू 65% इन 2022। सो ये इसी गैप को शो कर रहा है जब हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो स्किल्स गैप है या जो स्किल्स इन डिमांड है जॉब मार्केट में, गिवन द स्किल्स जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या जो जिस तरीके से अभी करिकुलम का जो स्ट्रक्चर है, दे आर नॉट इन सिंक एंड सिनर्जी विद ईच अदर। तो उसकी वजह से वी आर सीइंग कि यूथ पॉपुलेशन में या जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, the actual benefit is not being reaped right now. तो ये यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन फार्म सेक्टर्स हैं वहां पे वी आर नॉट सीइंग मेजर इम्प्रूवमेंट या मेजर जॉब क्रिएशन एज ऑफ नाउ। सो दिस इज कैन से द थिंग्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड। तो एक तरीके से इंडिया में एक और यहाँ पे जो ट्रेंड की बात की गई है कि 2019 के बाद या अगर आप 2020 से देखते हो तो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक सिनेरियो था दैट वाज नॉट सो पॉजिटिव या इट वाज नॉट सो प्रॉमिसिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट उस टाइम पीरियड में हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उस टाइम पीरियड में इंक्रीज हो जब सिचुएशन ज्यादा चैलेंजिंग थी। तो एक तरीके से ये पैराडॉक्सिकल इंप्रूवमेंट इसको बोला जा रहा है कि इकोनॉमिकली चैलेंजिंग टाइम्स में वी आर सीइंग इंप्रूवमेंट्स इन दीज 3 फैक्टर्स। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ, क्या वो लो स्किल्ड जॉब्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन या ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की वजह से कम हुआ? तो दिस इज शुड बी वी कैन लाइक इसको हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। सो इसमें 3 एस्पेक्ट की बात की गई है। फर्स्टली रोल ऑफ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। सेकेंडली हम बात करेंगे रोल ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल ईडी या सीबीआई की हम बात करते हैं तो उनका क्या रोल है जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो फर्स्टली वी आर सीइंग कि यहाँ पे हाउ कैन वी डिफाइन कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस को क्या इंपॉर्टेंट उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो वन इज कंस्ट्रक्टिव कोलैबोरेशन होना चाहिए, देयर शुड बी मोर डिस्कशन, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, देयर शुड बी बिल्डिंग ऑफ कंसेंसस विच शुड बी सीन। तो इट शुड बी अगेन ट्रांसपेरेंटली, इट शुड बी सीन टू बी फंक्शनल। तो अभी देखा ये जा रहा है कि रोल ऑफ सोशल मीडिया की वजह से
जो ये पूरा इंटायर अगर हम डिस्कशन बेस्ड सिनेरियो बोलते हैं या पब्लिक डिस्कोर्स की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ अगेन फेक इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, फ्रैगमेंटेशन इज, उसकी वजह से हम बोल सकते हैं फ्रैगमेंटेशन ज्यादा हो गया, तो वो भी एक तरीके से चैलेंज क्रिएट कर रहा है जब हम डेमोक्रेटिक पॉलिटी की बात करते हैं। देन रोल ऑफ सिविल सोसाइटी की बात की जा रही है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएशन ऑफ लॉज, तो उसमें देयर इज वन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट इज कि सिटीजन्स का क्या से है उस लॉ के बारे में, व्हाट डू दे बिलीव, क्या वो किसी पर्टिकुलर क्लॉज को लाइक उसके अगेंस्ट है या किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। तो चैलेंज आज के टाइम में हमने मतलब ये बोल रहे हैं, और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो देर इज अगेन लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ मैनी मेन स्ट्रीम मीडिया। जो मीडिया हाउसेज है, तो पेड न्यूज की भी हम यहाँ बात कर सकते हैं, तो इवन दे हैव लॉस क्रेडिबिलिटी। तो यहाँ पे वी आर सीइंग कि करंट टाइम्स में देर इज दिस रेस फॉर रिकग्निशन कि आप कैसे, आपको एक आइडेंटिटी या रिकग्नाइज किया जा सकता है। तो देर इज कि हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम कैसे ऐसी न्यूज पब्लिश करें जो ज्यादा जल्दी वायरल हो, लोगों को पसंद आए, रादर देन गोइंग अहेड विद कि व्हाट एक्चुअली इज नीडेड, व्हाट इज द ट्रूथ। तो उसको जो सिंपल तरीके से डिस्कस या प्रेजेंट करने की बात की जाती है, उस पर फोकस नहीं किया जाता। तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर सीइंग देयर इज लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ सच मीडिया हाउसेस। एंड जब हम बात करते हैं इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की भी, तो व्हेन वी आर सीइंग कि अगेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है व्हेन वी आर सीइंग, क्योंकि देर आर देन चैलेंजेस। इस केस में ये चैलेंजेस हैं कि हर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इश्यूज हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे भी वी आर सीइंग कि द बैलेंस, और इट इज मोर शिफ्टिंग टूवर्ड्स कि पीपल जिनके ज्यादा कनेक्शंस हैं, या जो जो अगेन हायर लेवल्स पे या हायरार्किकल लेवल्स में, हायर हायरार्कीज में अगर उनकी ज्यादा जान पहचान है, दे आर हैविंग मोर से, तो उनका ज्यादा अगेन इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी में भी उनकी ज्यादा सुनी जाती है, या दे आर हैविंग मोर डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो दिस इज ऑल्सो वी कैन से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जब हम इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात करते हैं इन डेमोक्रेटिक पॉलिटी। तो ये ओवरऑल चीजें यहाँ इस आर्टिकल में हाईलाइट की गई हैं। तो कौशिक, इफ यू वांट टू ऐड अप समथिंग। तो इसमें की हाईलाइट बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर क्रेडिबिलिटी ऑफ द मीडिया, फोर्थ पिलर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वाई जो सेल्फ रेगुलेशन अमंग द मीडिया शुड बी अडियर टू। फिर जो सोशल मीडिया का रेगुलेशन इम्पोर्टेंट है, उसके उसके लिए फिर एआई हो गया, या फिर डिजिटल इंटरमीडिएटरीज रूल्स आईटी एक्ट 2020 उसके अंदर में, या फिर पांचवा इलेक्ट्रल बॉन्ड, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रल फंडिंग। ये 5 एस्पेक्ट है। और सिक्स्थ हो गया सिटीजन पार्टिसिपेशन, तभी जाके डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस हो सकती यस, राइट। सो इस आर्टिकल में बात हो रही है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकिलिंग। तो जो वेस्टर्न डिस्कोर्स है अगेन वहाँ पे बोला जाता है कि उसको एक तरीके से इस तरीके से आगे फॉरवर्ड प्रेजेंट किया जाता है कि दिस इज गोइंग टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल जब हम डीकार्बनाइजेशन या कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में दैट्स हाउ इट इज बीइंग प्रमोटेड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इंडिया में इसको जोड़ा जा रहा है विद सोशल जस्टिस, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि ट्रांसपोर्टेशन में या कार्बन न्यूट्रलिटी वो एक पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो साइकिलिंग से एसोसिएटेड है, but as a part of social justice cycling is important because for example दो एस्पेक्ट यहाँ पे बात की गई है। पहला कि जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर लेवल्स पे हम अचीव कर चुके हैं, लाइक 98% या 99% की हम बात करते हैं। बट अब चैलेंज जो है उसको हम कैसे उसी लेवल पे सस्टेन कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बाइसिकल्स की बात की जा रही है कि पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में या काफी ऐसी स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान की बात करते हैं, वहां पे वी आर सीन की मेजर इंप्रूवमेंट्स व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पीपल यूजिंग साइकिल्स फ्रॉम 30% to 75%। तो जब हम
एक्सेसिबिलिटी टू स्कूल्स की बात करते हैं, जो स्कूल्स अगेन अगर आपके आसपास एरिया में लोकेटेड नहीं है तो ये भी एक रीजन देखा गया है कि वाई चिल्ड्रन दे आर नॉट रेगुलर विद द स्कूल्स। तो जहाँ पे साइकिल्स उनके पास अवेलेबल थी, बिकॉज ऐसे एरियाज में, फाफलंग एरियाज में हमारे लिए साइकिल अफोर्डेबिलिटी इज नॉट एन इशू, बट उनके लिए साइकिल स्टिल आज एक लग्जरी गुड है। तो ये एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस कि हाउ वी कैन अगेन इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द high level of gross enrollment ratio in specifically primary education, and this can play an important role even for the girl child education. देन जब हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में, वहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, जो मेड्स हैं, अगर उनके पास साइकिल अवेलेबल थी तो उनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में अवेलेबिलिटी ऑफ साइकिल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इफ दे हैड द बाइसिकल तो दे वर रेगुलर विद द वर्क एंड डेफिनेटली दैट वुड इम्पैक्ट देयर द इनकम, द मंथली इनकम। थर्ड एस्पेक्ट यहाँ पे अगेन रिस्क की बात की जा रही है विच इज एसोसिएटेड विद साइकिल्स की साइकिल्स, जो साइकिल यूजर्स हैं वहां पे इट इज बीइंग सीन कि 40 टाइम्स दे आर एट हायर रिस्क व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक फैटेलिटी देन अ कार ऑक्यूपेंट। बिकॉज अगेन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के आज के टाइम में बात करते हैं, हम नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे, इनके क्रिएशन की बात करते हैं, बट साथ ही साथ हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि जो साइकिल ट्रैक्स है वो भी बनाए जाने चाहिए। आज के टाइम में अगर हम देखते हैं, सिर्फ चंडीगढ़ ऐसी सिटी है जहाँ पे प्रॉपर साइकिल ट्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं, बट और कहीं ऐसा नहीं देखने को मिलता है प्रॉपरली, जो हर जगह इन प्रॉपर प्रोपोर्शन या अमाउंट प्रेजेंट हो। तो एक ये चैलेंज यहाँ पे बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के केस में। तो सिक्योर पार्किंग प्लेसेस नहीं होती हैं, रिपेयर शॉप्स इतनी इनफ नहीं है, अफोर्डेबिलिटी ऑफ साइकिल्स एक एस्पेक्ट है, एंड देन जो साइकिल ट्रैक्स वो सबसे पहले रहता ही है। तो इन टर्म्स ऑफ प्लान्ड अर्बनाइजेशन या स्मार्ट सिटीज में, तो स्मार्ट सिटीज का ये भी एक एस्पेक्ट है। और फिर बाकी यहाँ पे बाकी स्टेट्स के बारे में बात की जा रही है, डिफरेंट स्कीम्स जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इसे प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में देयर वाज दिस सबूत साथी स्कीम, तो वहाँ पे भी सौ की द नंबर इंक्रीज फ्रॉम 15 to 27% over 3 years. So that's how Mansi, we science can is important with our that social the justice. cycle, जो फ्री गिफ्टिंग ऑफ द साइकिल है, हम्म। कभी भी लिखते हैं कर्नाटका में, यूपी में, हर जगह में कि हाँ, साइकिल दिया जाए, पर्टिकुलरली टू द गर्ल चिल्ड्रन और वुमेन को भी, तो उसको फ्रीबी के अंदर कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। हाँ, यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि साइकिल को एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर देखना इंपॉर्टेंट है, नॉट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये भी एक तरीके का कैपिटल गुड है। जैसे हमने बात किया कि कैपिटल गुड है, तो ये एक्सेसिबिलिटी टू स्कूल्स इंक्रीज कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी टू वर्क प्लेसेस इंक्रीज कर रहा है इनफॉर्मल सेक्टर के लिए। सो मैं इसको अगेन एज अ फ्री भी नहीं देखूंगी, बिकॉज इसके जो पॉजिटिव आगे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। थैंक यू। सो यहाँ डीप सी माइनिंग की हम बात करते हैं, इंडिया का जो मिशन है, तो इंडिया ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में अगेन दे हैव अप्लाइड so that we get the right to mine or to extract critical minerals in this A and C Mount region. A and C Mount is the Afnasi Nikitin Seamount region, which is again rich. It is believed to be rich in cobalt, nickel, manganese, and copper. तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लेना इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज एक्सटेंडेड और जो इंटरनेशनल वाटर्स है वहाँ पे यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली गो एंड स्टार्ट विद योर मिशंस जो भी आप करना चाहते हो, तो रिक्वायर द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। एंड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो फैक्ट कि इसके हेडक्वार्टर्स जमाइका में लोकेटेड है। तो इंडिया के लिए इशू ये है कि चाइना, इट इज बिलीव्ड कि चाइना भी यहाँ इसी रीजन, सेम रीजन में, ए एंड सी माउंट रीजन में माइनिंग करना चाहता है। So this is again going to be next we can say important aspect जब हम geopolitical rivalry की भी बात कर सकते हैं, ये सी बेड माइनिंग जो कि आज के टाइम में करेंटली अनएक्सप्लोर्ड रीजन है। सो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स और क्या हो सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट कि जो साउंड पोल्यूशन की वजह से मरीन लाइफ, जो मरीन बायोस्फीयर है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। व्हेन वी आर ऑलरेडी सीइंग कि ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से प्रेशर इज ऑलरेडी इंक्रीजिंग, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है दैट इज इंक्रीजिंग।
So that can be one of the reasons. और जब हमने crude oil mining की भी बात करी तो how sustainability that is being mined, because again coral bleaching उसकी वजह से हो सकती है, directly if they'll be uprooted तो they will die. तो जो marine aquatic life जो balance है that can get disturbed. और इसकी वजह से वी कैन से कि इवन एक्सट्रैक्शन की वजह से भी जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इन दी ओशन वो और इंक्रीज हो सकता है, तो ओशन एसिडिफिकेशन होने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। देन वेस्ट डिस्पोजल की भी हम बात कर सकते हैं कि वेदर यू आर इंश्योरिंग कि आप जो माइनिंग साइट है उसको प्रॉपर क्लीन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, द वेसल्स विच यू आर यूजिंग। एंड देन अगेन ह्यूमन सेफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे आ जाएगा इफ द मिशंस आर गोइंग टू बी ह्यूमन बेस्ड। Ashik, you can take this up. How Delhi talks to the world. So India's government foreign policy lexicon is becoming more self-assured. Opposition seems out of step. तो we discussed this 3 days back कि जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है इट इज मोस्टली ड्रिवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, और जो चेंजेस हुआ पिछले 10 साल में उसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन का रोल मैटर और उनका जो स्टैंड है थोड़ा डिफरेंसेस रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील 2008 के समय में देखा जाए तो, या फिर इसराइल पैलेस्टीन इशू, रशिया यूक्रेन, चाइना के ऊपर भी कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंट ओपिनियन रहता है कि वी नीड बेटर रिलेशनशिप विद चाइना रादर देन यूएस। तो एक नेशनल स्टैंड या फिर एक कंसेंसस बिल्डिंग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज इज नीडेड। तो इसलिए ऑपोजिशन सीम्स आउट ऑफ स्टेप। ऑपोजिशन शुड टेक एटलीस्ट सम क्रेडिट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। रीजनल पार्टी का थोड़ा डिफरेंट रहता है सोच एज कम्पेयर टू मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री। और कैसे एक तरह से ऑपोजिशन पार्टी लीड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन पॉलिसी। तो जो भी फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है, इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन या फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, उसमें जो अपोजिशन पार्टी है और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे नीड टू गिव सम टाइम, क्वेश्चन आवर में दे सकते हैं या 0 आवर में दे सकते हैं, या फिर क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑन द कॉन्क्रीट स्टेप्स कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, क्या आपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाया अभी तक, फिर कैसे हम लोग सेल्फ रिलायंस बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में, कैसे हम मल्टी अलाइनमेंट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कैसे फॉलो कर सकते हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू द रीजनल क्राइसिस कैसे कर सकते हैं, मिनी लैटरिज्म कैसे प्रमोट कर सकते हैं। मिनी लैटरिज्म मतलब कि स्मॉल ग्रुप्स क्वाड एज कंपेयर टू ब्रिक्स। तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। द बिग क्वेश्चन फॉर टुडे इंडियन पॉलिटिकल क्लास इज नो लॉन्गर अबाउट प्रिजर्विंग ऑटोनॉमी बट securing the region and governing the world. I think it is talking about this one. ठीक है। मैक्सिमम सिटी की अब बात करें। एक और एक है कि हम्म most of the political burden of the opposition lies on the Congress. Hence the significant interest is in the election manifesto. लेकिन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन और नेशनल एस्पेक्ट का बहुत कम जिक्र होता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी डीएमके हो गए, बीजेडी हो गए, टीआरएस हो गए, और बाकी जो जेडीयू हो गए, आरजेडी हो गए एक्सेट्रा, बाकी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है दे नीड ऑल्सो सम काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑन द नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी रादर देन सिर्फ कांग्रेस या सीपीआई, सिर्फ आप जो नेशनल पार्टी है। तो रीजनल पार्टी का रूल होता है। ओके। नेक्स्ट वी आर सीइंग मैक्सिमम सिटी। तो मैक्सिमम सिटी इज मैक्सिमम बिलियनर्स। मैक्सिमम सिटी मतलब कि वी आर काउंटिंग हेयर इन टर्म्स ऑफ कैसे आप किसी सिटी को मैक्सिमम सिटी डिक्लेयर करोगे कि नंबर ऑफ बिलियनर्स कितने रहते हैं उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर। तो पहले वी वर सीइंग कि बीजिंग वाज ऑन द टॉप, तो नाउ इट हैज कम डाउन टू रैंक 4 and it has now only 91 billionaires there living. And Mumbai, it has jumped up to third rank. So first New York, followed by London, then Mumbai, and then we are Beijing, and then Shanghai is there. So this is this list which is published by this Foreign Global Rich List, and billionaire
सिंपली क्लासिफिकेशन, अगर आप किसी इंडिविजुअल की वेल्थ इज $1 billion और मोर देन दैट। सो इससे एक एस्पेक्ट और पता लगता है कि जो इंडिया में वी आर सीइंग राइजिंग नंबर ऑफ बिलियनर्स है, कौन से सेक्टर में ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है। तो वी आर सीइंग नंबर जो वन पे, दैट इज फार्मास्यूटिकल्स। तो 39 बिलियनर्स दे आर वर्किंग और दे आर एसोसिएटेड विद फार्मास्यूटिकल्स। सेकंड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, एंड थर्ड वी आर हैविंग केमिकल्स। तो मुंबई बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिलियनर कैपिटल इन द वर्ल्ड। एंड अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल्स में टॉप 10 में वी आर हैविंग मुकेश अंबानी फ्रॉम इंडिया। तो हिज आई थिंक 40% इंक्रीज हुए। तो आई थिंक दिस इज $115 बिलियन इज हिज टोटल वेल्थ। और कंट्री लेवल पे अगर हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बिलियनर्स एक कंट्री में कितने हैं, तो उसमें चाइना इज ऑन द टॉप, फॉलोड बाय यूएस एंड देन इंडिया। तो अफ्लुएंट इंडियंस की जैसे हम कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे, तो दैट नंबर इज इंक्रीजिंग, बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग कि इनकम इनइक्वालिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे हम बात करते हैं टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल्स 10% ऑफ द वेल्थ इन इंडिया। बाकी इंडिविजुअल्स के लेवल पे बात की जा रही है। So China and US, they are the big two. They have 49% of the known billionaires on this planet. So 49% US or China में है. So when we talk about again meeting the target of creating $5 trillion economy, so this is also reflecting. This is one of the factors which is showing कि yes, in some format or some way we are moving towards that also. Fake credit claims. तो यहाँ जीएसटी के जो फेक इनवॉइसेस क्रिएट किए जाते हैं, दैट इज द मेन इशू। तो इवेजन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, तो मैक्सिमम वी आर सीइंग कि हरियाणा और दिल्ली में ऐसे इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं। And this remains one of the, we can say, the structural challenges as far as GST and its implementation is concerned. So fake ITC cases of the GST involve detection of amount of rupees 19,670 crore rupees. And then here the Director General of GST Intelligence, their role becomes important, and it does not include the cases of central GST and the state GST authorities. So सिर्फ IGST के cases is जो Director General of GST Intelligence deal करते हैं। तो that's the main thing यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसका भी ऐसा कोई solution, हाँ जी, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर की अगर बात करते हैं तो गुजरात और वेस्ट बंगाल में है। गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, ओके। सो एज लाइक इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया हमारे सामने जो प्रॉपरली इसको सॉल्व कर सके, जो फेक जीएसटीज इनवॉइसेस से रिलेटेड इशू है। Funds unutilized by the Central Pollution Control Board, तो 80% of the funds they remain unutilized जब हम Central Pollution Control Board की बात करते हैं। तो this is also like one of the challenges जब हम बात करते हैं डीलिंग विद द चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन। स्पेसिफिकली अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम कि हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस शुड बी द फोकस। जब पोल्यूशन इंक्रीज होने लग जाता है विंटर सीजन में, जब एक्चुअली जो फैक्टर्स आर बिहाइंड द बैड एयर क्वालिटी, तब एक्शन लिया जाता है। चाहे हम ग्रैप की क्यों ना बात करें, तो although there are different stages, but it comes into action only during winters. So that can be the second aspect. And then India's current account deficit in October to December quarter, it was $10.5 billion. So it means कि $10.5 billion worth of imports हमने ज़्यादा किए हैं compared to what we were exporting. तो इसलिए ये deficit बोला जाता है, and it has declined to 1.2% of the GDP in this third quarter. And previous year में it was at $16.8 billion. Right now it is at $11.4 billion. So it is declining trend की अगर हम बात करें. Okay, next we can continue in part 2.